कर रहे हैं। अलंकरण समारोह भी इसी भाव का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, जहां हम अपने उन हीरों को परखते हैं जो साहित्य की कई विधाओं में और ललित कलाओं में मनुष्यता को केंद्र में रखकर शब्द की महत्ता को बरकरार रखने की दिशा में लगातार सक्रिय हैं। एक बार फिर से मुझे याद दिलाना होगा कि कृपया आप थोड़ा सा बातचीत कम करें आपस में, ताकि हम इस आयोजन को और गरिमा प्रदान कर सकें। एक गंभीर आयोजन की तरह से हम थोड़ा सा प्रयास करें। ये सम्मान और पुरस्कार जो इस मंच से प्रदान किए जाते हैं, किए जाते रहे हैं और आज भी किए जाएंगे, वे अकेले मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की हिंदी पट्टी में प्रतिष्ठित हैं। इनका सुयश है और इस बात को कई बार प्रमाणित किया जा चुका है। कई बार प्रमाणित किया जा चुका है कि यहाँ से जो पुरस्कृत हैं, सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं, अपनी सतत और उम्दा रचनाशीलता से आगे कई मंचों से फिर आगे पुरस्कृत और सम्मानित होते रहे हैं। ये एक तरह से स्वीकार्यता है कि हिंदी जगत में उनके लेखन को पहचान मिलने की। आज की सुरमई सांझ में हम इस प्रतिष्ठित और गरिमामय मंच से बीते वर्षों में उन साथियों को सम्मानित और पुरस्कृत या अलंकृत करेंगे जिनकी घोषणा बीते दिनों सम्मेलन की जूरी कर चुकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शब्द की सत्ता सबसे बड़ी है और तानाशाह इस शब्द की सत्ता से सबसे ज्यादा डरता है। लिहाजा दुनिया भर के तमाम तानाशाहों ने शब्द की ताकत को खत्म करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। इन दिनों हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जब शब्द सत्ता को कमजोर करने की, उसकी अहमियत को कमतर करने की बहुतेरी कोशिशें की जा रही हैं। शब्द उकेरने वालों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में जा रही है और शब्द की महत्ता को कम से कमतर आंका जा रहा है। जबकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक अच्छे बेहतर समाज के लिए और बेहतर मनुष्यता के लिए शब्द की सत्ता और उसकी स्वायत्तता बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन शब्द की सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। यह आयोजन शब्द उत्सव भी इसी उपक्रम का एक हिस्सा है, बल्कि कहना होगा कि इस दिशा का एक महत्वपूर्ण सोपान है। तो आइए सम्मेलन के हमारे लेखक पुरखों की स्मृति को सादर नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए हम आरंभ करते हैं शब्द उत्सव 2025 के इस महत्वपूर्ण अलंकरण सत्र। अब आगे की कड़ी में मैं सबसे पहले मंच पर अपने अतिथिगणों को आमंत्रित करना चाहूँगा। ये हमारे लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हमारे बीच बहुत ही महत्वपूर्ण और हिंदी साहित्य में दखल रखने वाले महत्वपूर्ण रचनाकार, महत्वपूर्ण अतिथि हमारे बीच में हैं। मैं आज मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करने जा रहे हम सबके प्रिय और वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी को। मैं हिमांशु कुमावत जी से आग्रह करूंगा कि वे नरेश सक्सेना जी को सादर मंच पर लेकर आएं। हिमांशु कुमावत नरेश सक्सेना जी को सादर मंच पर लेकर आएं। मैं आनंद नेमा जी नरसिंहपुर से आवेदन वे आए। आनंद नेमा जी नरसिंहपुर से हमारी इकाई के हैं। आनंद नेमा आए और वे आज भवभूति अलंकरण से अलंकृत होने वाले हमारे समय के महत्वपूर्ण आलोचक राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को सादर मंच पर लेकर आए। आनंद नेमा जी राधा वल्लभ त्रिपाठी जी सादर आमंत्रित हैं मंच पर। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। मैं डॉक्टर कुमार ध्रुव उमरिया, डॉक्टर कुमार ध्रुव से आग्रह करूंगा कि वे आए। डॉक्टर कुमार ध्रुव और आज भवभूति अलंकरण से अलंकृत होने वाले हमारे एक और वरिष्ठ कवि, संपादक, पत्रकार विष्णु नागर जी को लेकर आए। डॉक्टर कुमार ध्रुव
विष्णु नागर जी को लेकर आए। मैं मानव बजाज जी से आग्रह करूंगा। मानव बजाज जी, विष्णु नागर जी, विष्णु नागर जी को लेकर आए। विष्णु नागर जी, विष्णु नागर जी आ रहे हैं। तब तक हम आगे की कड़ी में अलंकरण समारोह को हम प्रारंभ करें। उससे पहले हम अतिथियों का स्वागत करना चाहेंगे। अतिथियों के स्वागत के लिए तो अभी हम कार्यक्रम में सबसे पहले पुनर्नवा पुरस्कार प्रदान करेंगे। उसके बाद सप्तपर्णी सम्मान, फिर मणिदीप सम्मान, 2024 के वागीश्वरी सम्मान और उसके बाद 2025 के वागीश्वरी वितरित प्रदान किए जाएंगे। और सबसे अंत में, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे वरिष्ठ जनों को उनके साहित्यिक अवदान के लिए, जीवन पर्यंत उनके साहित्यिक अवदान के लिए हम भवभूति अलंकरण से उन्हें अलंकृत करेंगे। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति के बीच आप सब को इस हाल में पाकर हम सब प्रसन्न हैं और हम सब उम्मीद करते हैं कि यह आज की शाम बहुत प्रतिष्ठित शाम साबित हो हम सब के लिए। मैं शैलेंद्र बुधोरिया दतिया से, शैलेंद्र बुधोरिया जी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना जी का स्वागत करें। हम लोग स्वागत में हमारे वरिष्ठ कवि को रविंद्रनाथ टैगोर की कृति गीतांजलि की प्रति भेंट कर स्वागत करेंगे। शैलेंद्र बुधोलिया दतिया से। मैं मानव बजाज जी को आमंत्रित करूंगा, वे आए। हिमांशु कुमार जी आए और वे स्वागत करें डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का टैगोर की कृति गीतांजलि से। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, नरेश सक्सेना जी समकालीन हिंदी कविता के ऐसे कवि हैं जिनकी गिनती बिना किसी कविता संग्रह के ही सिर्फ अपनी कविताओं के बूते अपने समय के प्रमुख कवियों में की जाने लगी थी। इसी बीच आज भवभूति अलंकरण से अलंकृत होने वाले वरिष्ठ कवि, पत्रकार, संपादक और व्यंग्यकार विष्णु नागर जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उन्हें सीधे मंच पर आमंत्रित करते हैं, वे मंच पर आए। हम सब तालियों की लता से उनका स्वागत करते हैं और शर्बानी जी से आग्रह करता हूं कि वे विष्णु नागर जी का स्वागत करें गीतांजलि भेंट कर। तो मैं बात कर रहा था, नरेश कृपया बीच में, कृपया आप लोग अपनी सीट पर बैठ जाएं। पाठकों के बीच अपनी कविताओं के बूते उन्होंने समय के प्रमुख कवियों में अपनी गिनती कराई है। पाठकों के बीच उनकी कविताएं अपनी लय और भाषा की सहजता के कारण बेहद पसंद की जाती हैं। वे मानते हैं कि कविताओं को लोकगीतों की तरह सरल, सहज और आत्मीय होना चाहिए, जैसा सामान्यतः होता नहीं है। उन्हें बोलकर कविताएं लिखना पसंद है, जिस कारण उनकी कविताओं में बोली की लय दिखाई देती है।
उनकी कविताओं की विषय वस्तु में हमारे आसपास की सामान्य चीजों का होना ही मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। पहल सम्मान, निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सम्मान, भवभूति सम्मान, ऋतुराज सम्मान, मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान, नागार्जुन सम्मान, शमशेर सम्मान, राही मासूम रजा सम्मान, नामवर सिंह सम्मान और ऐसे कई सम्मानों की लंबी फहरिस्त उनके साथ है। उनके जो प्रमुख कविता संग्रह हैं उनमें सबसे पहला है सुनो चारुशीला, समुद्र पर हो रही बारिश और नरेश सक्सेना और उनकी चुनिंदा कविताएं। विभिन्न राज्यों में पहली कक्षा से लगा के एमए तक के पाठ्यक्रमों में उनकी कविताएं सम्मिलित हैं। टेलीविजन और रंगमंच के लिए भी उन्होंने बुंदेली और हिंदी नाटक लिखे हैं और एक नाटक उनका जो है आदमी का, उसको तो देश में करीब 5000 से ज़्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच पाकर हम सब गौरवान्वित हैं, हर्षित हैं, प्रसन्न हैं और आज के कार्यक्रम की वे अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। आज के कार्यक्रम में भवभूति अलंकरण से अलंकृत होने वाले राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत और हिंदी साहित्य की मीमांसा के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने अध्यापन कार्य के दौरान शोध अध्येता से आचार्य तक और अधिष्ठाता से विभागाध्यक्ष तक विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन किया है। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की है और कई देशों में मानद रूप से पढ़ाया है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में कुलपति के रूप में सेवाएं दी है। उनका कृतित्व संसार बहुत बड़ा है और लगभग 100 से ज़्यादा किताबें संस्कृत और हिंदी साहित्य की मीमांसा और उपन्यास और एकांकी संग्रह और कहानी संग्रह और तमाम सारी विधाओं में उन्होंने लिखा है और एक लंबी फहरिस्त है उनके काम की। और कई कृतियों के उन्होंने हिंदी अनुवाद भी किए हैं और कई कृतियों का उन्होंने दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी किया है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विद्वत सम्मेलनों के आयोजनों में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है। उन्हें हम अपने बीच पाकर और भवभूति अलंकरण के लिए वे हमारे बीच में हैं, इसके लिए भी हम बहुत प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं। आज की ही शाम भवभूति अलंकरण से अलंकृत होने वाले हमारे एक और वरिष्ठ कवि, संपादक, पत्रकार और व्यंग्यकार विष्णु नागर जी को भी हम पाकर हर्षित हैं। उनके प्रकाशित कृतियों में कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है और लंबा उनका काम है। व्यंग्यकार के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि है, उन्होंने काफ़ी लिखा है व्यंग्यकार के रूप में भी और कई भाषाओं में, जर्मन और रूसी भाषाओं में कविता के उनके अनुवाद हुए हैं। उन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है। कई बड़े अखबारों में उन्होंने लगातार लंबे समय तक काम किया है। पत्रकारिता और संपादन उनका हम सब ने देखा है और कई देशों की उन्होंने यात्राएं की है और फिलहाल भी वे सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत सक्रियता के साथ और प्रतिबद्धता के साथ लिखते पढ़ते हैं और उनके हम सब लोग उन्हें लिखते पढ़ते और सुनते गुनते हैं। अब हम पुरस्कार और सम्मानों की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले प्रदान करेंगे अपने नवांकुर साथियों को के लिए पुनर्नवा पुरस्कार। उनकी सतत रचनाशीलता की शुभकामनाएं देते हुए कृपया आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाएं। आप लोग थोड़ा सा आवाज कम करेंगे तो इधर हम सुविधा होगी। कृपया कार्यक्रम की गंभीरता और इसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए आप लोग थोड़ा गंभीरता के साथ सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी। अब हम पुरस्कारों की तरफ बढ़ रहे हैं और नवांकुर साथियों की सतत रचनाशीलता की शुभकामनाएं देते हुए पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कार के लिए हम अपने साथियों को आमंत्रित करेंगे। उससे पहले हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रतिवर्ष प्रदेश के युवा रचनाकारों को कविता, कहानी, उपन्यास, गीत, गजल तथा कथेतर गद्य विधाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत धनराशि के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन के शुभेच्छु भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री पी अग्रवाल जी ने अपनी पत्नी और हिंदी साहित्य की गंभीर अध्येता माधुरी अग्रवाल जी की स्मृति में युवा लेखकों के लिए
नवलेखन पुरस्कार के रूप में स्थापित किया है। इसके चयन सहित अन्य अधिकार और कार्रवाई के लिए सम्मेलन अधिकृत है। तो पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कार के प्रशस्ति वाचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सुश्री विभूति तिवारी को। वे आए और एक प्रतिनिधि प्रशस्ति पत्र का वाचन करें ताकि आगे हम अपने साथियों को आमंत्रित कर उन्हें पुरस्कृत कर सकें। एक पुनर्नवा शुभ संध्या। पुनर्नवा पुरस्कार वर्ष 2025 अपने सृजन से समकालीन कथा लेखन को समृद्ध कर रही सुश्री मौलश्री सक्सेना भोपाल को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती माधुरी अग्रवाल स्मृति पुनर्नवा 2025 पुरस्कार प्रदान करते हुए मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन उनकी अहर्निश रचनात्मकता की कामना करता है। अशेष शुभकामनाओं के साथ। एक प्रतिनिधि रूप से प्रशस्ति पत्र का वाचन किया गया है और पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कार के लिए 2025 के लिए जिन नामों की घोषणा की गई है उनमें कहानी विधा में अक्षत पाठक मुंबई और मौलश्री सक्सेना भोपाल को चुना गया है। आप सब लोग ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें और मैं दोनों साथियों को सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। दोनों साथी आएँ और इस सतत युवा रचनाशीलता के लिए उनको पुनर्नवा लेखन दिया जा रहा है। हम सब उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में वे बेहतर रचनाशीलता की ओर बढ़ें। मौलश्री सक्सेना और अक्षत पाठक मंच पर आएँ और अतिथि गणों से आग्रह है कि वे कृपया खड़े होकर हमारे नए साथियों को पुरस्कार प्रदान करें। थोड़ी सा अक्षत पाठक और मौलश्री सक्सेना कहानी विधा के लिए पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कार से पुरस्कृत हो रहे हैं और पूरे हाल की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सब उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार गजल विधा में इस वर्ष का पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कार दिया जा रहा है कुलदीप कुमार उमरिया को। कुलदीप कुमार उमरिया के लिए इधर से मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कुलदीप कुमार उमरिया को। वे आए और कुलदीप कुमार उमरिया से वे आए गीत गजल के लिए। गीत गजल के लिए पुनर्नवा नवलेखन से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमारे अतिथिगण उन्हें यह पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं और हम शुभकामना व्यक्त करते हैं कि वे और सतत रचनाशीलता में और आगे बढ़ें और बेहतर रचनाएं करें। बेहतर रचनात्मक जीवन के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार इस वर्ष का पुनर्नवा नवलेखन कविता पुरस्कार सुश्री शिल्पी जैन को दिया जा रहा है। शिल्पी जैन से आग्रह है कि वे आएं और नवलेखन पुरस्कार प्रदान करने के लिए हमारे अतिथि शिल्पी जैन। शिल्पी जैन अभी उपस्थित नहीं है, हम लोग बाद में देंगे। इसी बीच मैं हम सबके प्रिय कथाकार महेश कटारे जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। आप लोग देखिए, आप लोग सर बैठिए। महेश कटारे जी हम सबके
प्रिय कथाकार, वरिष्ठ कथाकार और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष महेश कटारे जी भी मंच पर। पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कृत साथियों से हमने अभी उन्हें पुरस्कृत किया। हम उम्मीद करते हैं कि आज पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कार से नवाजे गए ये सितारे कल साहित्य आकाश के नक्षत्र बनकर अपनी चमक बिखेरेंगे। सम्मेलन इन्हें बेहतर और सतत लिखने की शुभकामनाएं देता है। साथ ही पुनर्नवा नवलेखन पुरस्कार से पुरस्कृत साथियों में से प्रतिनिधि वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं युवा कथाकार अक्षत पाठक मुंबई को। वे आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। अक्षत पाठक। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बैतूल से मैं हूँ। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है बैतूल। और मैंने वाकई में कभी नहीं सोचा था कि जब मैं अपनी दीदी की डायरियाँ पढ़ता था, उसकी डेली डायरी चुपचाप, तो मुझे उसमें कहानियाँ मिलती थी। जब मैं अपने पिताजी के खर्चे की डायरी वापस देखता था तो मुझे उसमें समझ में आता था कि जो महीने का खर्चा है उसमें जो कुछ सामान है वो किसी महीने रहता था, किसी महीने नहीं रहता था। और मम्मी हमेशा टेलीविज़न पे देख के रेसिपी लिखा करती थी कि मेथी की सब्जी अलग तरीके से कैसे बनानी है। तो मैं इन सब को पढ़ने के बाद हमेशा इन तीनों चीज़ों को मिला के कुछ कुछ सोचा करता था। और मुझे पता भी नहीं चला मैंने कब लिखना शुरू किया। तो लिखना ऐसा मुझसे अलग नहीं है, लिखना मेरे एग्जिस्टेंस का ही हिस्सा है। मैं लिखकर ही चीज़ें समझ पाता हूँ। अभी यहाँ पे अचानक से इतने 8, 9, 10, 11 सालों की जर्नी को 2 मिनट में समाहित करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, पर मैं 2 मिनट में लिख के ज़रूर बता सकता था। तो मैं बस अपनी बात यहीं ख़त्म करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं लगातार कहानियों के लिए लगातार काम करता रहूँगा। मैं फिल्मकार भी हूँ। और कुछ समय पहले की बात है, बस अपनी ये बात कह के ख़त्म करूँगा कि श्याम बेनेगल से कभी किसी ने पूछा था कि आप फिल्मों में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं साहित्य के करीब पहुँचना चाहता हूँ। तो मैं लगभग उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। राजेश जोशी सर जी।